नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। आज की बड़ी खबर है पीएफआई पर पड़े छापे। और पीएफआई पर छापे आपको बता दें किसी एक राज्य में नहीं बल्कि 10 राज्यों में पड़े, यानी कि देशव्यापी ये पड़ताल हुई है जिसमें एनआईए, ईडी भी शामिल रही और इन एजेंसियों ने बहुत कुछ हासिल भी किया है। हालांकि खुलासा आने वाले वक्त में इसका होगा, लेकिन आज से 3 दिन पहले, ठीक 3 दिन पहले अमित शाह के नेतृत्व में एनआईए, ईडी, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो की बैठक हुई थी, अहम बैठक। और उसके बाद इस पूरी जो कवायद है उसको गुप्त रखा गया था। 10 राज्यों में एक साथ इतने बड़े स्तर पर छापे मारे गए। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक ऐसी संस्था जिस पर सालों से सवाल खड़े हो रहे हैं, एक ऐसी संस्था जिसको लगातार बैन करने की मांग की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वाले शासित जो राज्य हैं वो ये मांग कर रहे हैं, दूसरे सत्ताधारी, दूसरी पार्टियों के राज्य भी ये लगातार मांग करते आए हैं कि पीएफआई को बैन किया जाए। आपको पता है, उन्हीं के सहयोग से आज मुख्तलिफ राज्यों में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। ना सिर्फ छापेमारी की गई बल्कि यहां पर आपको बता दें पीएफआई के अध्यक्ष, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। दिल्ली से भी पीएफआई के जो चीफ हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। वजह बिल्कुल साफ है। वजह यह है कि पीएफआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जो बोलता है उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई करनी बनती थी। क्या बोलता है पीएफआई का जो पूरा ब्यौरा है? फोर्सफुल कन्वर्जन में पीएफआई पर बहुत से इल्जाम लगते रहे, आरोप लगते रहे। टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी बहुत से इल्जाम पीएफआई पर लगातार लगते रहे। मसलन पहले सिमी हुआ करती थी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिस पर लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप लगते रहे और उसके बाद सरकार ने उसे बैन किया। और उसी के जो नुमाइंदे हैं, जब पीएफआई का गठन हुआ, वही उसके आला कमान बन गए, सरबराह बन गए। टेररिस्ट एक्टिविटीज में किस तरीके से इन्वॉल्व है उसकी एक नजीर जो है इसी मुद्दे से ले सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल कुछ महीनों पहले काबुल में गुरुद्वारे पर अटैक हुआ। उसमें एक जो शख्स था वो भारतीय मूल का आतंकी था और वो केरल से था, इंजीनियर था, महज 21 साल का था। सिर्फ यही नहीं, फोर्सफुल कन्वर्जन को लेकर पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसकी वुमेन विंग की एक सर्वा जो है उसने साफ तौर पर एक स्टिंग ऑपरेशन में बताया था कि किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है कन्वर्जन को। रिलीजियस कन्वर्जन फैसिलिटेशन सेंटर बन चुके हैं उनके इंस्टीट्यूशन। तो आज जितने बड़े स्तर पर यह देशव्यापी गतिविधि हुई है, रेड पड़ी है, बहुत कुछ इससे हासिल होगा। और आने वाले वक्त में हो सकता है जिस तरीके से लगातार राज्य सरकारें इस बात की पुरजोर मांग कर रही हैं कि पीएफआई को बैन किया जाए, क्योंकि वो कई देशद्रोही गतिविधियों में शामिल है, इसके आरोप राज्य सरकारों ने लगाए। और यही वजह है कि अब पीएफआई पर क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में देखना होगा। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता राकेश रावत इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े पैमाने पर आज तक इससे पहले कभी किसी संस्था पर कोई ऐसी कार्रवाई की गई जो आज के दिन में पीएफआई पर की गई है? देखिए, ये जो है ये एनआईए की सबसे बड़ी कार्रवाई है पीएफआई के ऊपर और एसडीपीआई के ऊपर, क्योंकि ये पिछले काफी समय से इनके खिलाफ जो है टेरर फंडिंग और आतंकियों को ट्रेनिंग देने का मामला चल रहा था। अभी रविवार को जो है साउथ के 2 राज्यों में, तेलंगाना में भी छापेमारी की गई थी और वहां से भी 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आज एनआईए ने 13 राज्यों में रेड की है और जिसमें कर्नाटक और केरल में भी पीएफआई के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया है। अब तक पुलिस ने 106 लोगों को इसमें हिरासत में लिया है और इसमें पीएफआई के साथ, पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई करने वाली है, इसमें एनआईए के साथ जो है ईडी भी शामिल है और लोकल राज्यों की पुलिस भी इसमें शामिल रही थी इस रेड के अंदर। और जिन राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है उसमें केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, असम और महाराष्ट्र भी शामिल है।
पीएफआई और उसके लोगों के लिए की जो ट्रेनिंग की गतिविधियां थी और टेरर फंडिंग की, इसको लेके एनआईए जो है छापेमारी कर रही है। जी। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है राकेश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अब से 3 दिन पहले एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसमें यह तय किया गया था, हालांकि उस पूरी जो मंत्रणा है बैठक की उसको गुप्त रखा गया था। एनआईए भी इसमें शामिल था, ईडी भी शायद इसमें शामिल थी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला अधिकारी इसमें शामिल थे। बहुत बड़े स्तर पर राज्यों को जाहिर से तौर पर पहले ही इंफॉर्म कर दिया गया होगा। इतने बड़े स्तर पर यह कार्रवाई होनी थी, इसकी पहले से तैयारी की गई थी। हालांकि बहुत सी कड़ियां सालों से जुड़ती हैं, उनको लेकर लगातार कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अचानक से यह फिर ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन पहले एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसके बाद पूरे देश भर में इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। देखिए, रविवार को जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने पीएफआई को लेकर जो है एनआईए को बुलाया था। इसके अलावा जो एनएसए अजीत डोभाल हैं वो भी वहां रहे थे और गृह सचिव और डीजी एनआईए भी के साथ मीटिंग की थी और उसमें निर्देश दिए गए थे कि जो भी टेरर फंडिंग है और नार्को एक्टिव और इसमें जो एक्टिविटीज जो इनकी ट्रेनिंग की चल रही हैं इनके कैंपों में, उसको खत्म किया जाए और इनके जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको नष्ट किया जाए। इसके अलावा जो ट्रेनिंग कैंप में अगर हथियार है या दूसरी और कोई विध्वंसक चीज है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो उसी को लेके संडे को जो है तेलंगाना और हैदराबाद में रेड की गई थी। उसके बाद जो है अब जो है ये इन्होंने 13 राज्यों में कंटिन्यू रेड की है। इसमें दिल्ली का जो हेड है उसको पीएफआई का उसको भी अरेस्ट किया है और जिनका राष्ट्रीय हेड है वो भी अरेस्ट इसमें कर लिया गया। लगभग अभी तक 106 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। जी। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कौन कौन सी एजेंसियां इसमें शामिल थी, क्योंकि पटना से लेकर कुन्नूर, केरला और खासतौर पर साउथ की बात करेंगे तो साउथ का कोई राज्य ऐसा नहीं था। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सारे राज्य इन्वॉल्व थे। इनकी एजेंसियां, मुख्तलिफ एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व थी। और फिर उत्तर भारत का रुख करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यहां तक कि बिहार तक में ये छापेमारी की गई है। कौन कौन सी मुख्तलिफ एजेंसियां जो हैं इसमें शामिल थी और ताजा क्या कुछ सामने आया था, ताजी कौन सी ऐसी गतिविधियां, एक्टिविटीज चल रही थी जिन पर नजर रखे हुए थी सरकार? देखिए, एनआईए, ईडी और स्थानीय पुलिस ने अभी तक जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है छापेमारी की है। और इस छापेमारी में जो 106 लोगों को, पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश से इन्होंने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, असम से 9 लोगों को, दिल्ली से 3 और कर्नाटक से 20, केरल से 22 और मध्य प्रदेश से 4, महाराष्ट्र से 20 और पांडिचेरी से 3 तथा राजस्थान से 2 और तमिलनाडु से 10 लोग और यूपी से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब तक इसमें। जी। अच्छा, विडंबना देखिए, राहुल गांधी की रैली चल रही है, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है केरल में, भारत जोड़ो यात्रा, और उसी दौरान सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर जो छापेमारी हुई केरल में हुई। और यहां पर एक वजह और है, कनेक्शन और जुड़ता है, जिसे आम जनता अगर जानना चाहेगी, समझना चाहेगी तो वो भी बड़े संजीदा तरीके से लेगी। वजह बिल्कुल साफ है। एसडीपीआई जो कि पॉलिटिकल विंग है पीएफआई का, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके यहां सरकारों में रहा। आज जिस पर यह इल्जाम उठ रहा है, उस पर यह इल्जाम आज से नहीं उठ रहा, पिछले कई सालों से उठ रहा है। क्योंकि जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, सिमी हो, इंडियन मुजाहिदीन हो, उसके बहुत से मेंबरान पीएफआई में शामिल हो गए। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन उसके जो चल रहे हैं, वो जो देशद्रोही गतिविधियों में शामिल है, उसको लेकर सरकार पहले से संजीदा थी। तो कई तरीके की विडंबनाएं भी हैं। सरकार को बहुत सी चीजों को संभल कर चलना था, लेकिन अब राकेश जी मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, कौन सी ऐसी फॉर्मेलिटी होगी जिस तरीके से सिमी को बैन किया गया था, अब वक्त आ गया कि पीएफआई को बैन किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से सरकार इस बात को साबित करेगी? जी राकेश जी। देखिए, जो पीएफआई और इसके साथ जो दूसरा संगठन है वो राजनीतिक गतिविधियों में भी लिप्त रहे हैं, आतंकी गतिविधियों में भी लिप्त रहे हैं, और इसी के तहत जो है पीएफआई के जो राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के नेताओं, उनके घरों पर भी छापेमारी हुई है। और जो इनकी राज्य समिति के कार्यालय पर भी जब एनआईए ने छापा मारा, उसके बाद संगठन ने एक बयान जारी करके कहा था कि ये हमारी असहमति की आवाज को दबाने के लिए फांसीवाद शासन द्वारा एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल
किया जा रहा है, जिसका हम कड़ी निंदा करते हैं। इसी तरीके से जो है पुलिस ने और स्थानीय पुलिस ने, एनआईए ने, ईडी ने इन लोगों पर शिकंजा कसा है कि बाहर से इनको कहां कहां से फंडिंग आती, कौन कौन जो ग्रुप है इनको फंडिंग करते हैं, क्या आतंकी फंडिंग भी इनके पास आती है, क्या पाकिस्तान या अफगानिस्तान या दूसरे जो कंट्रीज हैं वहां से भी फंडिंग आ रही है। तो एनआईए ने एक चीज साफ कर दी है कि उन्होंने कहा है कि हमारी चार्जशीट में जिन लोगों के नाम है उसमें जो है के रऊफ है, शेरिफ है, और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो है अतीकुर रहमान है, और दिल्ली का जो CFI के महासचिव मसूद अहमद, और PFI से जुड़े पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और मोहम्मद आलम के नाम शामिल हैं। इन्हीं से जुड़े लोगों के जो लोग हैं उन्हीं के घरों में, ऑफिसों में और उनके ठिकानों पर ही कार्रवाई चल रही है अभी। अच्छा राकेश जी, ये भी बताइए कि पिछले 5 से 6 सालों में लगातार PFI अपना विस्तार करता चला गया। इतनी रफ्तार उसके विकास की इससे पहले नहीं थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों में लगातार PFI बढ़ा है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कहा जाता है कि उसको फंडिंग होती है गल्फ कंट्रीज से, FCRA के माध्यम से सरकार ने यह फंडिंग, इस रास्ते को बंद करने का पूरा इंतजाम किया था। क्या अब भी फंडिंग PFI को पुरजोर तरीके से जारी है या इस पर लगाम लग सकी है? देखिए, PFI जो है इसका गठन जो है फरवरी 2007 में हुआ था, और ये जो संगठन है दक्षिण भारत में 3 मुस्लिम संगठनों को विलय करके, इसमें मर्ज करके ये बनाया गया था, जिसमें केरल का एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट था, और कर्नाटक का फोरम फॉर डिग्निटी, और तमिलनाडु का मनीथा नीति पसराई एक फ्रंट था, जो जिनको मिलाकर ये PFI को बनाया गया था। और PFI ने दावा किया था कि इस वक्त देश में 23 राज्यों में यह संगठन सक्रिय है, और देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगने के बाद PFI का विस्तार तेजी से हुआ था। मतलब सिमी जो है आतंकी संगठन सरकार ने घोषित कर दिया था, उसके बाद ये सिमी PFI का जो गठन हुआ, इसमें जितने भी सिमी के जो कथित आतंकी जो सरकार ने जिनको आतंकी घोषित किया था, उन लोगों ने PFI में जाके खुद पद लिए, बड़े बड़े पद लिए, और बड़े बड़े पद लेके उन्होंने इसमें लोगों को भर्ती करना शुरू किया, और आतंकी ट्रेनिंग और आतंकी कैंप चलाना और हथियारों की ट्रेनिंग, ये सब इन पे लगातार आरोप लगते रहे। इनकी फंडिंग के लिए जहां तक कि जो सरकार के पास जो डाटा है कि पाकिस्तान से, गल्फ कंट्रीज से, कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से जो कई प्रतिबंधित जो संगठन हैं वो लोग इनको फंडिंग करते हैं, और जो इनके जो छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं जो इंडिया में जो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, जहां पे इनकी ज्यादा पकड़ है, वहां से ये छोटे छोटे ग्रुप जो है फंडिंग करके जो ये PFI को देते हैं, और PFI इनको आतंकी गतिविधियों में इनका यूज करता है इस फंड का। तो सरकार जो है लगातार जो है इनकी फंडिंग पे नजर बनाए हुए है, और जो फंडिंग के बाहर से आने वाले रास्ते हैं उस पर ईडी की भी नजर है, और जो है इनपे इसीलिए इनपे लगातार कार्रवाई चल रही है। जी ठीक है, ठीक है।